अस्सलाम वालेकुम, जाने जहां में खुश आमदीद। नॉवल यारम बाय सुमेरा हमीद, एपिसोड 46। वेरा को जब उसके फ्रांस जाने का मालूम हुआ ना तो वो बहुत खफा हुई और वो बहुत सख्त नाराज थी और उससे कहने लगी कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं गई? तुमने फ्रांस नहीं जाना था ना, और मुझे तो फ्रांस देखना था। वो अपने कपड़े अलमारी में रख रही थी। हाँ तो तुम कहती तो हम फ्रांस चले जाते। तुमने तो कहा कि तुम्हें जाना ही नहीं है। यार तुम 3-4 बार फ्रांस जा चुकी हो ना, मेरे साथ फिर से जाती तो तुम्हारा टूर खराब हो जाता। हाँ तुम्हारे साथ होती तो इस बार फ्रांस देखने का मजा आ जाता। वेरा ने मुंह फुला लिया। साई उससे इतना नाराज हो गया कि खफकी की ज्यादती से उसने तो बात ही नहीं की थी। और अब इम्तिहानात उन लोगों के शुरू हो गए थे। इस बार इम्तिहानात की तैयारी के लिए वो अली लर्निंग नहीं गई थी। उसने घर में ही तैयारी कर ली और दिल लगाकर पढ़ने की कोशिश की ताकि उसका रिजल्ट अच्छा रहे। सब किताबों में गुम गए, हत्ता कि कॉरल तक सिर्फ लाइब्रेरी में ही पाया जाता। अलबत्ता एमा को अली लर्निंग में जोरदार करंट का झटका देकर उसे फ्लोर पर लड़खड़ा कर उसने उसके दाएं हाथ में फ्रैक्चर तो करवा ही दिया, और कोई एक भी जिंदा या मुर्दा सबूत ना छोड़ा जो ये साबित कर सकता कि ये सब उसने किया है। एमा ने अंगूठी उसके मुंह पर दे मारी थी ना, तो वो उससे ही उठाकर कहीं दे मारना चाहता था। आलियान कभी कभी अली लर्निंग के हॉल में ऐसे गश्त करता पाया जाता तो कॉरल उसे घसीट कर स्टडी रूम में ले जाता या कभी दूर से ही चिल्लाता, तुम्हारा दिमागी तवाजुन ठीक हो जाए तो अपनी सीट पर आकर बैठ जाना। फिर इम्तिहान हो गया और रिजल्ट भी आ गया। चौथा और आखिरी सेमेस्टर शुरू हो गया। वक्त ने अपनी तनपे ढीली छोड़ दी और वो खिलाफे तवक्को सुस्त रवि से गुजरने लगा। जिंदगी ऐसी अदाकारा बन गई जो मेकअप उतारे अगला सॉन्ग रचाने से पहले पुरसुकून बैठने रहने की कोशिश कर रही हो। उसके हाथ गोद में हो और वो बड़ी बेदर्दी और बेहिस्सी से अपना धुला हुआ चेहरा आईने में देख रही हो। शटलकॉक में लेडी मेहर के एक साथ 4 बच्चे भी आ गए। डेनिस और मार्क 2 दिन रहकर चले गए, जबकि शार्लेट और मॉर्गन वहीं रह गईं। जॉर्डन आया? एन ने शार्लेट से मिलते ही पूछा। नहीं, शार्लेट पूरी जान से कहकहा लगाकर हंसी। वेरा को आलियान की मुस्तकबिल की बीवी की हैसियत से लेडी मेहर ने उनसे मिलवाया। हफ्ते के दिन शार्लेट और मॉर्गन आलियान को साथ लेकर मैनचेस्टर की सड़कों पर घूमते रहे और उन दोनों ने आलियान की जेब में 1 पाउंड नहीं रहने दिया। उन तीनों की आपस में अच्छी दोस्ती थी और वो राब्ते में रहते थे। रेस्टोरेंट में डिनर करते हुए शार्लेट ने आंख मार उससे पूछा, तुम मैनचेस्टर में शादी करोगे या रूस में? और मॉर्गन बोली, मुझे हमेशा ये शक क्यों रहा है कि मामा के घर में ही तुम्हारी दुल्हन मौजूद है। अरे यार तुम कुछ तो नया करते आलियान। शार्लेट के दांत ही अंदर नहीं हो रहे थे। नया क्या? आलियान को बेजारी से होने लगी ऐसी बातों से। अरे यही कि तुम कूदते फांदते छलांगे लगाते, दुल्हन की कारिंदों की फौज को जल देते, बड़े से फानूस पर झूल देते और फानूस से लहरा कर ऐन अपनी हीरोइन के सामने जा खड़े होते और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे भगा ले जाते। प्लस उसकी लंबी सफेद पोशाक जो उसे ठीक से भागने भी ना दे रही होती तो तुम उससे यानी दुल्हन को उठा लेते। और आलियान ने तासुब से कहा, तुम इतनी फिल्में देखने लगी हो शार्लेट। तुम्हें क्या पता आलियान के हर लड़की के दिल में एक ऐसे हीरो की कितनी ख्वाहिश होती है जो हर खतरे को फलांग करना उसे उड़ा ले जाए और दुनिया बस देखती ही रह जाए। हाँ तुम तो खुशकिस्मत हो ना कि तुम्हें एक हीरो मिल गया। अब आलियान हंस दिया था। हाँ हीरो, पर फिल्म का। मेरा तो वो सिर्फ शहर है। एक घुंसा तक तो वो किसी गुंडे को मारना नहीं चाहता। और ये कहकर शार्लेट उठी और इजाजत लेकर हॉल के माइक के सामने खड़ी हो गई और आलियान मॉर्गन को मुस्कुरा कर देखा, यानी मैं शुरू होने जा रही हूँ। उसने माइक पर कुछ इब्तिदाई कलमात कहे और हॉल में बैठे डिनर करने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया और फिर वो शुरू हो गई। आलियान वेरा की फर्जी दास्ताने इश्क सुनाने और कहने लगी, एक दिन एक लड़की अपनी ही धुन में गुनगुनाती हुई साइकिल चलाती जा रही थी कि एक भुलक्कड़ से लड़के की साइकिल के साथ उसकी टक्कर हो गई। लड़की है वेरा और लड़का है आलियान। शार्लेट ने हाथ उसकी तरफ उठाकर इशारा किया और सब गर्दनें
आलियान की तरफ ही मुड़ गईं और आलियान को मुस्कुराना ही पड़ा। ये उन दोनों की पहली मुलाकात थी। आप कह सकते हैं कि दोनों की साइकिलों की पहली टक्कर थी। फिर एक रात वेरा अपने घर जा रही थी कि कुछ गुंडे उसके पीछे आए और उन्होंने उसे दबोच लिया। और ठीक इसी दौरान आलियान आया। जैसे कि फिल्मों में होता है कि हीरो ठीक उसी सड़क और उसी गली से गुजर रहा होता है जहां पे हीरोइन मुसीबत में घिरी हुई होती है, और फिर वो हीरोइन वो नन्ही मुन्नी सी बच्ची बन जाती है जो कि एक थप्पड़ या घूंसा किसी गुंडे को नहीं मार सकती। आराम हालात में तो इंसानों को उठा उठा कर पटखा करती है। यानी कि वो जानती है ना कि उसे हीरो के होते हुए अपनी बहादुरी तो नहीं दिखानी। और आखिरी जुमला शार्लेट ने सरगोशी सूरत तकिया और होंठों के किनारे पर हाथ रखकर और हॉल में हंसी गूंज गई थी। आलियान ने अपना सर झुका लिया और एक हाथ से आंखों पर छज्जा बना लिया और सोचने लगा कि ये क्या कह रही है शार्लेट। और मॉर्गन कहने लगी, मामा का ना इसके बारे में ख्याल बिल्कुल ठीक है। जॉर्डन की जगह इसे फिल्मों में काम करना चाहिए। दूसरी मिस्टर बीन आराम से बन जाएगी ये। और मॉर्गन के अंदाज और अल्फाज पर तो आलियान बुलंद कहकहा लगाकर हंसा। खुदा के लिए ऐसे ही कहकहे लगाते रहना, पता नहीं क्या हो गया तुम्हें। मॉर्गन ने मोहब्बत से उसकी ठोड़ी को छू कर कहा। और फिर वहां पे शार्लेट अपनी कहानी को जारी रखते हुए कहने लगी, पता है क्या हुआ? आलियान ने वेरा को उठाया, उसकी नाक और पेशानी से निकलते खून को साफ किया और उसे घर तक छोड़ने उसके साथ गया, जबकि वो उसे टैक्सी भी करवा के दे सकता था ना। और शार्लेट ने आखिरी बात फिर गोशी सूरत कही। तो कहानी भाई यहाँ से शुरू होती है, लेकिन मैं आपको कुछ हाइलाइट सुना दूं ताकि आपका तजस्सुस बरकरार रहे। वेरा को ना एक और लड़का भी पसंद करता है जो कि अपने कॉलेज का बॉक्सर है। जी हाँ, बॉक्सर। और आलियान को एक अमीर बाप की बेटी पसंद करती है जो किराए के गुंडों के जरिए लोगों का हुलिया बिगाड़ देने को बुरा नहीं समझती। तुम्हें याद है मेरी शादी की पार्टी में तुमने गाना गाया था और रॉक स्टार की तरह गिटार बजा रहे थे। जॉश ने मेरे कान में कहा था कि आलियान पार्टी में मौजूद किसी और के लिए परफॉर्मेंस दे रहे, हमारे लिए नहीं। लेकिन मेरी शादी में तो वेरा थी ही नहीं। मॉर्गन ने ग्लास मुंह से लगाते हुए कहा, और वहां पे आवाज आई शार्लेट की। बॉक्सर को मालूम हो चुका है आलियान के बारे में और अपने दोस्तों को लेकर अब यूनिवर्सिटी से घर आते आलियान पर हल्ला बोल देता है। और यहाँ एक भरपूर एक्शन सीन होता है। शार्लेट साथ अदाकारी करके भी दिखा रही थी। और शार्लेट की शादी में वेरा मौजूद थी और मेरी फरमाइश पर भी तुमने गाना नहीं गाया था। सुनो आलियान, क्या तुमने वो चंद फिल्में देखी हैं जिनमें ऐन शादी के वक्त दुल्हन कई 100 मेहमानों की मौजूदगी में अपनी लंबी सफेद फ्रॉक संभालती भाग जाती है? मॉर्गन भी साथ साथ आलियान से बातें कर रही थी और आलियान कहने लगा, हाँ, एक तो स्पाइडरमैन ही है ना। उसने शार्लेट को देखते हुए कहा था। सुनो हमारे स्पाइडरमैन, मुझे लगता है इस बार दूल्हा भागेगा। और आलियान ने उससे पूछा कि कौन? तो मॉर्गन ने पूरे वसूख से कहा। हर वे गर्दन मोड़कर फिर से शार्लेट को देखने लगा जिसकी कहानी इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो रही थी और वो वेरा को अमीर शादी के गुंडों से पिटवा कर अस्पताल में कोमा तक तो ले ही आई थी। और उसका अंदाज ऐसा हो गया था कि खाते खाते सब उसे बहुत इनेमाक से सुन रहे थे। चंद एक ने तो खाना छोड़ दिया था क्योंकि वेरा कोमे में थी ना। और शार्लेट के तो बाएं हाथ का काम था बैठे बिठाए कहानी बुन लेना। मामा मेहर को तो वो हंसा हंसा कर दोहरा ही कर दिया करती थी, झटपट कहानी बना कर सुना दिया करती थी वो उन्हें। आलियान को नहीं मालूम था, लेकिन उसने आलियान और अमराहा की भी फर्जी मोहब्बत की कहानी उन्हें सुनाई थी जिसमें वो अमराहा को पाकिस्तान ले गई थी और आलियान को उसे तलाश करने के लिए उसके पीछे लगा दिया था। लेकिन किया उसने ये सब बहुत ही मजाहिया अंदाज में था। और फिर डिनर के बाद वो उन्हें घर तक छोड़ने आया और हॉल तक वापस आते आते तो उसकी हिम्मत ही जवाब दे गई और उसके कानों में मॉर्गन की वो आवाज गूंजी कि मुझे लगता है कि इस बार तो दूल्हा भी भाग जाएगा, यानी कि आलियान। और ठंड भी उसकी पेशानी पर पसीना आ गया था। दूसरों के सामने नॉर्मल बने रहना आसान नहीं होता।
रात के अंधेरे में वो एक सुनसान सड़क पर साइकिल को गोल गोल दायरे में चलाने लगता और चलाए ही जाता रहा और चलाता ही रहा। वलीद उल बशर के साथ बाकायदा कानूनी जंग जो शुरू हो चुकी थी, मामा मेहर का वकील केस हैंडल कर रहा था। उस पर और उसके आदमी पर हरासा करने का दावा जो किया गया था, क्योंकि इतना सब हो जाने पर भी वलीद उल बशर बाज आने के लिए तैयार नहीं था और ठंडी रात उसकी गर्म सोचों की गवाह बनी हुई थी। क्या उसकी साइकिल दायरे में इसलिए चकरा रही है कि वलीद उल बशर उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं, या इसलिए कि अभी कुछ देर पहले डिनर हॉल में शार्लेट ने उसकी और वेरा की मोहब्बत भरी कहानी सुनाई है, या फिर इसलिए कि उस कहानी में किरदारों के नाम बदले गए हैं। सड़क पर लातादाद गोल दायरे बन गए। हर दायरा उस सोच के गिर चकरा रहा है कि कहानी में एक किरदार की जगह जब दूसरा किरदार लेने लगे तो पुराना किरदार तो अपनी मौत आप ही मर जाता है ना। मौत कहानियों में हो या फिर हकीकत में उसे खुशामदीद नहीं कहा जा सकता। मौत साया बनकर आए या साया बनाकर साथ ले जाए, उसकी नहूसत कम नहीं होती और सीन हुआ खत्म। बाहर जितने भी शोर हंगामे मेले सजा लिए जाएं, आलमे वजद में झूमते दिल में तखलिए नहीं होते। महूक यानी कॉयल किस्म का परिंदा उसके दहन से आजाद करवा लिया गया। अमराहा के लिए पुरानी अमराहा को आवाज देकर बुला लेना भी मुश्किल हो गया, और ये भी आसान नहीं रहा था कि अमराहा दादा के साथ पुरानी अमराहा बनकर बातें करती रहती। दादा उसके लिए पहले जैसे हो गए थे और वह दादा के लिए पहले जैसी नहीं रही थी। बातें करते दादा को अब दरमियान में कई बार पूछना पड़ता कि सुन रही हो ना अमराहा, और वह सर हिला देती और वो से बताते कि वाजिद सारा घर इंटीरियर करवा रहा है, खासकर तुम्हारे लिए हम्माद का बड़ा वाला कमरा खाली करवाया गया है। और डिजाइनर से वो ये कह रहा था कि मेरी बेटी ने मैनचेस्टर से आना है तो उसके मिजाज के मुताबिक कमरा डेकोरेट करना है। बहुत पढ़ी लिखी हो गई है अब वो, और जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें सब बदला हुआ मिलेगा और सब बहुत खूबसूरत हो गया है। यहाँ बहुत से फूल लगवाए हैं तुम्हारे लिए लॉन में। और वाजिद तो ये भी कह रहा था कि तुम्हें एक कार भी ले देगा, और हाँ, मैं तुम्हें पार्क ले जाया करूंगा और तुम वहां साइकिल चलाना। खानदान वालों से तो समझो वाजिद ने राब्ता ही खत्म कर दिया है और बहुत ही कम आना जाना कर रहा है वो खानदान में। वैसे भी अब तो तुम खुद बहुत समझदार हो गई हो और खुद को बदल लिया है, अब तो मुआशरे को भी बदल लेना। और फिर से वो पूछते कि सुन रही हो ना अमराहा, तो जवाब आता कि जी दादा। उसने सुना ना होता पर वह कह देती और फिर गहरा सांस भरती। हर दादा भी उसकी रग रग से वाकिफ थे, समझ गए। पूछने लगे कि अच्छा बताओ अभी मैंने क्या कहा है। आपने वो याद करती, आपने यही कहा है ना कि हम्माद ने एक नई हैवी बाइक ले ली है और जब वो चलाता है तो आपको बहुत डर लगता है। अमराहा, ये तो मैंने 1 घंटा पहले कहा था, यानी उसके बाद की बातें तुमने सुनी नहीं? सुनी है दादा। वो झूठ पर इसरार करती और दादा खामोशी से मुझे कुछ देर देखते और फिर से शुरू हो जाते और अपनी बातें दोहराते, जबकि दूसरी तरफ साई को भी उसके सामने अपनी बातें दोहरानी पड़ती थी। मैं तुम्हें कल फोन कर रहा था, तुमने बात क्यों नहीं की अमराहा? मैं मसरूफ थी साई। वो कैंटीन में बैठी थी और साई उसे ढूंढता हुआ वहां आया था। अच्छा, तो जब मसरूफियत खत्म हो गई थी तभी फोन कर लेती मुझे। तब मैं भूल गई थी। उसने झूठ बोला, वो साई से बात करना ही नहीं चाहती थी और उसे कई बार इनकार कर चुकी थी, लेकिन वो बार बार इसरार कर रहा था। मैंने तुम्हारे लिए भी ऑनलाइन टिकट बुक करवा दी है। साई, मैं कह चुकी हूं ना कि मुझे नहीं जाना। उसे जैसे गुस्सा सा आ गया था। सारी यूनिवर्सिटी जा रही है अमराहा, तो तुम क्यों नहीं? बस नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है फुटबॉल मैच देखने का। तो मैच ना देखना, हमारे साथ बैठ जाना। साई, नहीं तो नहीं। अमराहा, मेरी दोस्ती में क्या कमी रह गई है जो तुम ठीक होने के लिए तैयार ही नहीं हो? तुम्हारे लिए दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान अहम है और बाकी सबकी अहमियत सिफर। साई ने अफसोस का खुला इजहार किया। मेरे लिए तुम भी बहुत अहम हो साई। हाँ, तुम एन के साथ फ्रांस चली गई, लेकिन तुमने मुझे इनकार कर दिया। अब तुम खुद को ऐसे महदूद कर लोगी और अब तुम हर इंसान को अपना दुश्मन समझोगी क्या? तुमने एक चेक दाइम को भी दे दिया।
अब तो तुम थोड़ी बहुत तफरीह कर सकती हो ना, तुम मेरे ग्रुप के साथ चलो ना। साई, तुम मुझे बेजा मजबूर कर रहे हो, जबकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। चलो मजबूरी से। हर इंसान मरा जा रहा है ब्राजील जाने के लिए, और सारा मैनचेस्टर खाली हो जाएगा। इंग्लैंड और ब्राजील आमने सामने होंगे, और तुम देखना स्टेडियम में कैसा माहौल होगा। तुम्हें इतना मजा आएगा कि तुम हैरान रह जाओगी। साई, तुम सब जा रहे हो ना, तो इस खाली मैनचेस्टर की हिफाजत के लिए मुझे यहीं छोड़ दो। नहीं, तुम मेरी हिफाजत के लिए मेरे साथ चलो, तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा। मुझे अब कहीं भी मजा नहीं आता साई। तो बहुत बार की तरह तुम मुझे फिर इनकार कर रही हो। और अमराह उसकी तरफ देखती रह गई, उस जमीनी फरिश्ते की तरफ जो हमेशा उसके साथ रहा था, जिसने उसे अकेला नहीं होने दिया था, जो रहमत था उसके लिए, जो बहुत मेहरबान रहता था उस पर। मेहरबान से याद आया कि कॉरल ने फ्रेशर्स पर सिर्फ इतनी मेहरबानी की कि उन्हें तरकीब से भड़काकर, उनसे शर्त लगाकर और उन्हें मुख्तलिफ खेलों और करतबों में हराकर फुटबॉल मैच की टिकट के लिए कुछ से ज्यादा पैसे इकट्ठे कर लिए थे। आलियान तो जाना नहीं चाहता था, और कॉरल उसे लिए बगैर, यानी कि ले जाए बगैर, छोड़ नहीं रहा था। मुझे पता है ना कि ट्रॉफी इंग्लैंड की है, कोई फायदा ही नहीं है वहां जाने का। अच्छा, तो तुमने क्रिस्टल बॉल में पहले से ही सारा मैच देख लिया है? अब बड़ी ये भी बता दे कि किस किस खिलाड़ी को किस किस खिलाड़ी से पेट में, मुंह पर और कमर पर लाते और खून से पड़ेंगे। ही आलियान ने दांत निकाले। वैसे जवानी में तुम बिना दांतों के कुछ अच्छे नहीं लगोगे। ट्रॉफी हमारी है और इसे लेने हम ब्राजीला जा रहे हैं, बस। कॉरल ने दांत निकाले बगैर कहा। अब आलियान को मनाने के बाद कॉरल साहब अमराह के पास भी आते हैं, उसे मनाने, और कहते हैं, ब्राजीला चलोगी अमराह? और अमराह ने बहाना बनाया और कहा, मेरे पास पैसे नहीं है। और वो मुस्कुराया और इतना मेहरबान और कहने लगा, तो मेरे पास है ना। जिसकी वजह से उसने लाइब्रेरी की किताबों पर भारी फाइन भरा था, वो अपने पैसों पर उसे ब्राजीला लेकर जा रहा था। खुदा खैरी करे। शुक्रिया कॉरल, तुम बहुत अच्छी हो। अमराह को उसकी मौजूदगी अच्छी लगी थी। हाँ, मैं बुरा भी बन जाऊंगा अगर तुम ब्राजीला नहीं आई। वो मुस्कुरा दी और एक चॉकलेट बैग में से निकाल कर उसके आगे की, जो कि उसने पकड़ ली। तुम्हें खुशकिस्मत इंसान हो, क्योंकि तुम कॉरल हो। और ये कहकर वो लाइब्रेरी से निकल आई। इसके बाद आलियान, कॉरल, वेरा और शाहवेज जुमे की रात को ही ब्राजील चले गए। और साई ने ठीक कहा था, सारी यूनिवर्सिटी ही ब्राजील लैंड कर रही थी। उसने दादा से मैच का जिक्र भी नहीं किया था, लेकिन साधना ने उन्हें बता दिया था। तुम झूठ बोल रही हो कि तुम्हें मैच से दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें तो वे उसका हिस्सा बनना था ना, या तुम मुझे माफ करने के लिए तैयार ही नहीं हो अमराह? दादा उसे आलियान नहीं दे सके थे, वो अब उसे सब दे रहे थे। और उसने कहा कि ऐसी बात नहीं है, मेरा दिल नहीं जा रहा। और उसकी आंखें नम हो गई, जो मुश्किल से ही खुश्क रहती थी। अब तुम्हारा आखिरी सेमेस्टर है अमराह, और फिर तुम वापस आ जाओगी। जाओ, घूम आओ। दादा ने वेरा का नाम नहीं लिया तो उन्हें लगता था कि उसे वेरा के नाम से तकलीफ होती होगी, जबकि ऐसा नहीं था। वेरा की दोस्ती और मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई थी, बस उसने खुद ही अपने गिर्द दायरा खींच लिया था। वेरा ने तो उसे साथ ले जाने के लिए बाकायदा मिन्नत भी की थी। उसने उससे कहा था कि तुम इतनी क्यों बदल गई हो अमराह, और क्या हो गया है तुम्हें, चलो ना हमारे साथ। और जवाबन उसने कहा कि मैं कब बदली हूँ वेरा? वेरा उसे देखते हुए कहने लगी कि तुम कितनी शिद्दत से मुझे इनकार कर देती हो, और हर बार ही कर देती हो। तुम ऐसे क्यों बन गई हो? ऐसे लगता है जैसे तुम्हारे भेस में कोई अजनबी हमारे दरमियान घुस आया है। अब तो तुम आलियान की बात भी नहीं करती, उसे तंग करने भी नहीं जाती, और भी बहुत कुछ जो कि मैं महसूस करती हूँ, लेकिन मेरी अक्ल उसे तस्लीम नहीं करती, और मुझे वहम लगता है सब। हाँ, सब तुम्हारा वहम ही है वेरा। मेरी पढ़ाई बहुत मुश्किल होगी, और मेरा ज्यादा वक्त तुम्हें पता है ना कि असाइनमेंट बनाने में ही गुजरता है।
अच्छा रूस तो चलोगी ना? हाँ, उसने उसे टालने के लिए कह दिया था। अच्छा सुनो, जल्दी नहीं आने दूंगी वहां से मैं तुम्हें। उसने भी उंगली उठाकर उसे धमका दिया था और दोनों कहकहा लगाकर हंसने लगी थी और वेरा ने उसके दोनों गाल पकड़कर मरोड़े। अमराहा द लॉस्ट डक, अपना सर भी दाएं बाएं हिलाया उसने। वेरा द जजेस बॉल, और अमराहा ने दोनों हाथों से उसके बाल मुट्ठियों में भरकर खींचे थे और सीन हुआ खत्म। अगला सीन दोबारा से शुरू हो रहा है अमराहा से और अमराहा की उन इमेजिनेशन से जहां पे वो है और आलियान है और वो सब कुछ है जो वो खुद चाहती है। गुजर चुका वक्त रेत पर नक्श है और वो फूंकों से उस नक्श को मिटा रहा है। मांस मिट चुका है, उसने कदम रखा, घंटियों ने फानूसी राग तख्लीक किया और फिर बजा दिया। उसने खुद को धुन में घिरे हुए पाया। हवा की गिरह पर अनगिनत फानूसी जर्रे मुब्तलाए रक्स हुए। वो किस तरफ जाए उसका फैसला उसने उसकी खुशबू से किया और वो धुंध के लिबादों को नरमी से हटाते उसकी खुशबू की ओर बढ़ने लगा। अब घंटियां महरोज यानी आशिक के हुक्म की बजा आवरी करती। महरम के कानों में सरगोशियां करने को लिपकी। उसकी चाल में तेजी थी, फिर भी फासला सिमट नहीं रहा था। अलबत्ता खुशबू करीब आती जा रही थी और दूर से मोटे तने का फैला हुआ दरख्त उसे नजर आया और धुंध के संग प्रेम प्रीत का सरगम बनते घंटियों की आवाजें। अल्लाह रखा रहमान की धुनें बनी, दिल को आ लेने को हुई और दिल पर काबिज होकर मुअत्तब हुई। एहतराम वाजिब है, समा इश्क है। हल्की हवा उसके बाल उड़ा रही थी। घंटियां सुर्ख पैगामात के साथ बंधी शाखों से टंगी झूल रही थी। एक हाथ एक शाख के साथ एक पैगाम भी बांध रहा था और वो अमराहा थी। और एक आवाज जादू की तरह छू मंतर हुई। अमराहा, क्या कर रही हो? और वो खुशी से पलटी। तुम आ गए आलियान। ये सब क्या है? मुझसे ज्यादा खुश हुआ था। हर जवाब दिया अमराहा ने। हमारी कहानी, तुमने ये पैगामात मुझसे नहीं लिए ना, तो मैंने यहाँ बांध दिए। और वो चल कर एक पैगाम के पास गया और उसे पढ़ने लगा। मैं अपनी इब्तिदा पर तुम्हारा नाम लिखती हूँ और मेरी इंतहा तुम्हारे सिवा कुछ नहीं है। ये पढ़कर वो मुस्कुराने लगा। अमराहा अपने दोनों हाथ पीछे ले गई और दाएं बाएं झूलकर शरारत से मुस्कुराने लगी। फिर उसने दोनों हाथ उठाकर शाखों से झूलती घंटियों के तरन्नुम से ऐसे बजा डाला जैसे असदुल्ला खान गालिब के कलाम से लबालब हुए चांदी के ज़रूर वादिये कैलाश की परियों की नाजुक उंगलियों तले बज उठे। इर्तिकास वाजिब है, समा यार है। कश्ती की लंबी नोक जो फूलों से लदी हुई थी धुंधले अंधेरे पुल के नीचे से निकली और उसने पानी में हाथ डालकर उस पर उछाल दिया। किस पर? आलियान पर। और एक ऐसी मुस्कुराहट खुद पर सजा ली जैसे वो बरिस्तान की मलका हो और अपने परीजात के साथ, जी अपने परीजात के साथ बगी पर सवार गुलिस्तान की परवास पर जा रही हो। आलियान ने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया और दिन से रोशन उसकी आंखों को पाया और कहा, मुझे तुम्हारी मुस्कुराहट याद आती है और मैं खुद मुस्कुराना भूल जाता हूँ। और अमराहा कहने लगी, मेरी सारी मुस्कुराहटें तुमने ले ली और अब कहते हो मुस्कुराना भूल गए। तुम आंखों की पुतलियां गोल गोल घुमाया करती थी। तुम कहा करते थे तू ही करती थी ना, अब तुम कहते ही नहीं हो। वो उठला गई। अमराहा, चलो हम फिर से दोस्त बन जाते हैं। और उसके हाथ की पुष्प उसने बारी बारी अपनी आंखों से लगा लिया। नहीं 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 नहीं, अब हम दोस्त नहीं बन सकते। उसने अपने हाथ की पुष्प को देखा। क्यों, तुम मुझसे नफरत करती हो? नहीं, ये तो नहीं कर सकती।
तुम मोहब्बत करती हो? आलियान ने उससे पूछा और अमराह कहने लगी, मोहब्बत? ये भी नहीं। कोई जज्बा तो होगा ना तुम्हारे पास मेरे लिए। और कश्ती चमकीली झील पर रवां दवां थी और फिर वो एक दूसरे पुल के अंधेरे में जा छुपी। अबाबीलों के झुंड पीछे रह गए और कोयलों की कूं कूं ने अंधेरों के सुरों का पीछा किया। शौक़े दीद वाजिब है, समा रक्स है। वो सुर्ख पोशाक में थी और उसके बालों में लहरें थी। उम्दा घास अटी हमवार जमीन पर वो महवे रक्स थे और वह शर्मा कर ऐसे हंस रही थी जैसे उसे इस पर एतराज था। नीले समंदर मेरे लिए स्याह है, गुनगुनाहट सूरत उसने सरगोशी की। तुम्हारी आंखों की स्याही में ही बस जाने का खत मुझे बहुत प्यारा है। वो मुस्कुराने लगी और मेरे पैरों तले बिछी सभी राहें तुम तक आती हैं। तुम ये जान लो कि मेरी सांसें तुमसे होकर आती हैं। और उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई और वह कहने लगा, अमराह मुझे इंतजार रहेगा कि इंतजार कब खत्म होगा। और ये कहते वो उदास हो गया। मुझे इंतजार रहेगा कि इंतजार खत्म होने का इंतजार किया जाएगा। और ये कहकर वो बैठ गई और बेतहाशा फूल हो गए। और वो भी इसके पास नीचे बैठ गया और कहने लगा, बताओ तुम किसके लिए जान दे सकती हो? हर जवाब आया कि जान तो कब की दे दी। अरे बहुत गड़बड़ कर दी ना अमराह। हाँ बहुत। और अब सोचने का वक्त निकल गया। मैंने तुम्हें बहुत याद किया, आलियान ने कहा। और जवाब आया कि मैं तुम्हें भूल ही नहीं पाई। तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। तुम्हें याद रखते रखते तुम्हें सब भूल गई। तुम्हें बताना भी। तुम्हें याद रखते मैंने कुछ और याद रखना जरूरी नहीं समझा। मैं आलियान ना होता तो तुम्हारा ख्वाब होता जिसे तुम हर रात देखती। मैं अमराह होकर भी आलियान ही हूं। तुम मेरे अंदर बस चुके हो। मैंने अपना आप रुखसत कर दिया है आलियान। तुम एक जादूगर हो अमराह और तुम मेरा सहर हो आलियान। तुमसे मोहब्बत मुझ पर फर्ज है और मैंने इस फर्ज को कज़ा नहीं होने दिया। और ये कहकर वो उठ खड़ी हुई और से पूछने लगा कि कहाँ जा रही हो? और जवाब आया कि पता नहीं। और कहा गया कि रुक जाओ और वो भी उठकर खड़ा हो गया। हर्ष ने कहा कि रोक लो। और फिर तेज रोशनी नीम अंधेरे में बदल गई। खौफ और दर्द की तितलियां मकामे नामालूम से उड़ती हुई आईं और वो सब स्याह थीं। अनहोनी मिंबर पर ऐलानियां बुलंद हुई, दुआ वाजिब है, समा हिज्र है। उसने झटके से गर्दन को उसके गिरते हुए वजूद की तरफ मोड़कर उसे देखा। उसके आसपास खून ही था और वो अपनी जगह बुत बना खड़ा था। और जरा दूर उसकी बंद हो जाने पर माइल आंखें उस पर टिकी हुई थी और वो उसे देख रही थी, लेकिन वो उसकी तरफ नहीं बढ़ रहा था। वो खड़ा था और खड़े ही रहा और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ये तौबा बाफ है। अपने लंबे लिबातों में लपटी वो चाह तौबा के गिर्द दायरा बनाकर बैठ गई और पेशानी से खींच कर किनारों को नाक तक लाई और एक साथ अपने हाथ दुआ के लिए उठा लिए। अंधेरी रात उन पर साया फिगन थी और आप तौबा जमीन की तहों में जल थल हो रहा था। उन्होंने दुआ की इब्तदा की और कहा, ऐ खुदा, और आंखें बंद कर ली। और उसने जैसे ही आंखें बंद कर ली तो दूसरी तरफ सीन आलियान से शुरू हुआ, जिसने आंखें खोल दी। उसके जिस्म में खून का एक कतरा नहीं रहा था और उसके दिल ने काम करना बंद कर दिया था। उसकी आंखें अंधेरे में भटक रही थी और उसे बहुत देर बाद याद आया कि वह कहाँ है। उसने उठने की हिम्मत की, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी।
मार्गरेट के मरने के बाद उसके साथ ये होता रहा था। वो अपनी मनपसंद जगहों पर उसके साथ पाया जाता रहा था। अब फिर यूं अमराहा के साथ। जिस्म की गर्मी से उसका मुंह जल रहा था और उठकर वो वॉशरूम में गया और मुंह धोकर यख पानी पिया। वो ब्राजील में था, होटल के कमरे में। दूसरे सिंगल बेड पर मौजूद कॉरल बेखबर सो रहा था। वो उठकर टेरेस पर आ गया और बहुत देर तक शहर की टिमटिमाती रोशनियों को देखता रहा। उसकी कैफियत वापस मैनचेस्टर की तरफ भाग जाने की सी हुई थी और शटल कॉक की तरफ और खिड़की के नीचे उस पर हल्की सी कपकपी तारी थी और उसके हाथ वाजे कांप रहे थे। उसका टेरेस के ठंडे फर्श पर बैठकर रोने को दिल चाहा और बहुत ज्यादा रोते रहने का। और फिर वो ठंडे फर्श पर बैठ गया और अपने सर को हाथों में थाम लिया और फिर अपने बालों को मुट्ठियों में जकड़ लिया। उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो ख्वाब के आखिरी हिस्से को दोहराता। फोन बेड साइड से उठाकर वो वापस टेरेस पर आ गया और उसने साई को फोन किया और उसने कहा कि तुम ठीक हो साई? उसने कहा कि हाँ मैं ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ? और इस वक्त फोन किया तुमने? साई खुद भी नींद से जागा हुआ ही लग रहा था। नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही फोन किया तुम्हें। और साई कुछ देर खामोश रहा और फिर उसने कहा कि तुम्हें कुछ कहना है मुझसे? हाँ, कहो। मेरा बहुत रोने को दिल चाह रहा है। मुझे रोशनी में भी अंधेरा ही नजर आ रहा है। और साई ने उससे पूछा कि तुम मामा मार्गरेट को याद करके सोए थे? उन्हें तो मैंने बहुत अच्छे तस्वुरात के साथ याद किया था और मैंने उनके साथ बहुत अच्छी बातें की। मैं अब की अपनी कैफियत ठीक से समझ नहीं पा रहा साई। और जवाब आया कि तुम एक अच्छी नींद लेनी चाहिए आलियान। हाँ शायद। अच्छा साई, तुम्हारी अमराहा से कब मुलाकात हुई थी? और साई तो अपने बिस्तर पर पूरा उठकर बैठ गया। उस शख्स ने जैसे सदियों बाद अमराहा का नाम लिया था। आज ही मुलाकात हुई थी। तुम उसे फोन कर सकते हो, साई खुशी से बोला। ठीक है ना वो? अब उसकी कपकपाहट कुछ कम हुई थी। हाँ बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छा लगा तुमने उसके बारे में पूछा आलियान। शुक्रिया साई, तुम सो जाओ अब। शायद उसने साई को बिला वजह परेशान कर दिया था और जवाब आया कि तुम भी। और फिर वो फोन को हाथ में लेकर सोचता रहा। फिर होटल के काउंटर तक आया और अमराहा को फोन किया। हेलो। अमराहा की आवाज आई थी और उसके बाद आलिया ने क्या कहा ये तो हम जानेंगे आने वाली एपिसोड में। कैसी लगी आज की एपिसोड जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आई नो कि सस्पेंस 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 और आप लोगों से बिल्कुल इंतजार नहीं होगा कि अमराहा को क्या कहा है उसने। और मैं आप लोगों को बताती चलूं कि सीन काफी इंटेंस होने वाला है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जरूर लाइक कीजिएगा इस वीडियो को ताकि अगली वीडियो जल्द आ सके। अल्लाह हाफिज।